गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। तो अभी अपन देख रहे थे अपना चैप्टर नियुक्तिकरण, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता है तो हम उनकी पूर्ति कैसे करते हैं, तो उसको ही हम कहते हैं नियुक्तिकरण। यानी कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर कर्मचारियों का किसी भी व्यवसाय में चयन करना और उनको प्रशिक्षण देना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। अब अपन देखते हैं मानव संसाधन प्रबंध क्या है। तो मानव संसाधन प्रबंध का मतलब होता है, जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी कर्मचारी की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास, उसको हम मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत लेते हैं। क्या होता है, जैसे हमारे भूमि के 5 संसाधन मतलब उत्पादन के 5 संसाधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। अब अगर अपन इसमें से श्रम और साहस को अलग कर देते हैं और संगठन को अलग कर देते हैं, तो जो हमारे संसाधन बचे भूमि और पूंजी, तो वो कैसे हो जाएंगे, निष्क्रिय रह जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आराम से आपके पास है, लेकिन आप उस 1 करोड़ रुपए को यूज करने के लिए कोई मनुष्य ही नहीं है, तो वो संसाधन कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बजाय आपके पास भूमि है, पूंजी है, उसके बाद श्रम भी है, संगठन भी है, साहस भी, यानी कि वर्कर्स भी हैं, दिमाग लगाने वाले व्यक्ति भी हैं, तो आपका वो 1 करोड़ रुपया और आपकी जो भूमि है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो ऐसे ही मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत आता है। हमारे जो ह्यूमन्स होते हैं, मनुष्य रहते हैं, उनको इसमें क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, उनकी भर्ती होती है, प्रशिक्षण होता है, उनका विकास होता है, वो सारी चीजें मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत आती हैं। तो कुल मिलाकर किसी भी संस्था के अंतर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और उनका विकास करना ही मानव संसाधन प्रबंध कहलाता है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि इसकी उद्देश्य क्या होती है। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है सही कार्य हेतु व्यक्तियों का चुनाव करना। तो यानी कि किसी भी संस्था में किन व्यक्तियों की आवश्यकता है उनका अनुमान लगाना और सही कार्य हेतु सही व्यक्तियों का चुनाव करना मानव संसाधन प्रबंध का उद्देश्य माना जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने आज गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया, तो आगे आने वाले भविष्य में उसका हर्जाना हमें को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सही कार्य हेतु सही व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। दूसरी चीज होती है मानव संसाधनों को प्रशिक्षण देना, यानी कि ऐसे कर्मचारी जो संस्था में लगे हुए हैं, जिनको कार्य करना नहीं आता है, उनको कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात उनको कार्य करना सिखाया जाता है, उसको कहते हैं मानव संसाधनों को प्रशिक्षण देना। तीसरा होता है कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना। अब संस्था में बहुत सारे कर्मचारी लगे रहते हैं, मान लीजिए उनको कार्य करना आता भी है, बट वो उदास होकर बैठे रहते हैं, तो उन समस्त कर्मचारियों को क्या किया जाता है, उनके मनोबल में वृद्धि की जाती है, अर्थात उनको कार्य करना सिखाया जाता है। चौथा होता है कर्मचारियों की पदोन्नति करना, उनका हस्तांतरण करना और संस्था से संबंधित नीतियां बनाना। तो बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, तो किस कर्मचारी को पदोन्नति देनी है, किसका डिमोशन करना है, किसका प्रमोशन करना है। अगर मान लीजिए किसी को नई दूसरी शाखा में हमें भेजना है, तो उसका हस्तांतरण करना है। इसके बाद कर्मचारियों से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती हैं, वो सारे काम किसके होते हैं, मानव संसाधन प्रबंध के माने जाते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी प्रकृति क्या होती है, मानव संसाधन प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहला होता है नियुक्तिकरण, यानी कि मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत क्या किया जाता है, मनुष्यों का चयन किया जाता है। तो इसकी पहली विशेषता क्या होती है, इसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी भर्ती की जाती है, चयन किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और उनका ओवरऑल उनका क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। दूसरा होता है कर्मचारियों का अभिलेख रखना, कौन कर्मचारी कब आया, कब गया, किस क्षेत्र में कार्य करता है, उसका पता क्या है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल रखी जाती है। ऐसा प्रत्येक व्यवसाय में होता है, जब अपन कर्मचारियों को रखते हैं तो उनके बारे में कुछ डिटेल अपने पास रखते हैं, ताकि आगे आने वाले भविष्य में मान लीजिए कोई असुविधा होती है या कोई दुर्घटना घटित होती है, तो हमें उस संबंधित व्यक्ति के बारे में अर्थात कर्मचारी के बारे में सारी जानकारी होना चाहिए। तो कर्मचारियों के संबंध में अभिलेख रखी जाती है। तीसरा होता है नीतियों का निर्माण करना, यानी कि कर्मचारी से संबंधित नीतियों का निर्माण किया जाता है। कर्मचारी कब आएंगे, कब जाएंगे, कितना काम हमें उनसे कराना है, कब छुट्टी देनी है, कब रेस्ट देना है, मतलब कुल मिलाकर सारी नीतियां जो बनाई जाती है मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत बनाई जाती है। ये चौथा होता है विशेषज्ञों की सेवा, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी को जरूरी नहीं है काम करना आता हो, इसीलिए विशेषज्ञों की सेवाएं का मतलब कर्मचारियों को कार्य सिखाना, अलग से उनको प्रशिक्षण केंद्र में भेजना, या जो प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति होते हैं उनको यही बुलाकर कर्मचारियों को कार्य देना, तो विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना। पांचवा होता है सुमधुर मानवीय संबंध। इसका मतलब होता है कि संस्था में जो कर्मचारी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करें,
यानी कि मिलजुल कर काम करेंगे तो संस्था का कार्य आसान होगा और संस्था के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति होगी। अगर कर्मचारी आपस में ही झगड़ा करते रहे तो उससे हमारी संस्था को लॉस हो सकता है। इस तरीके से हमने पढ़ा मानव संसाधन प्रबंध क्या है, आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, उनका विकास करना और उसकी उद्देश्य यानी कि उसकी प्रकृति यानी कि उसकी विशेषताएं क्या है। अब अपन देखते हैं स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। यानी कि किसी भी संस्था के अंतर्गत जब अपन किसी की भी कर्मचारी की नियुक्ति, चयन, प्रशिक्षण, भर्ती करते हैं तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला होता है मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करना। यानी कि किसी भी संस्था के अंतर्गत जब कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता संस्था में है। यानी कि 10 कर्मचारियों की आवश्यकता है, 20 की आवश्यकता है, 5 की आवश्यकता है, किन किन विभागों में किन किन कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, यानी सबसे पहला कदम हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि संस्था में हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। दूसरी चीज होती है कर्मचारियों की भर्ती। इसके बाद में क्या किया जाता है, कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। यानी कि कर्मचारियों की भर्ती से मतलब ये है कि आवश्यकताओं के अनुसार हम आवेदन निकालते हैं। आवेदन पत्रों को देखकर जो कर्मचारी कार्य करने के लिए इच्छुक होता है वो आवेदन पत्र भर देता है। भरने के बाद उनका काम खत्म होता है, उसके बाद चालू होता है कर्मचारियों का चयन। यानी कि भर्ती कर ली, यानी कि जनता से क्या हुआ, हमने आवेदन पत्र ले लिए, उसके बाद कर्मचारियों का चयन किया जाता है। अब जो चयन की प्रोसेस होती है वो बहुत जटिल होती है, बहुत लंबी भी मानी जाती है। कर्मचारियों को बुलाया जाता है, उनको कार्य देखा जाता है कि कार्य को अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, कर्मचारियों का चयन किया जाता है। उसके बाद होता है कार्य पर लगाना। अब ऐसे व्यक्ति जो नियुक्तिकरण में चयन की प्रक्रिया में चयनित हो गए हैं, अर्थात कार्य हेतु हमने उनको चुन लिया है, उसके बाद कर्मचारियों को कार्य पर लगाया जाता है। अर्थात उन्हें बताया जाता है कि आपको इस विभाग में ये कार्य करना है, तो वो हो गया कार्य पर लगाना। अब उसके बाद कर्मचारियों को कार्य पर लगा के केवल छोड़ देना ही नहीं है, यानी कि उनको कार्य पर बनाए रखना भी है। ऐसा नहीं कि आज किसी कर्मचारी को अपन ने कार्य पर लगा लिया, अब उसको ना कोई सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, मनमाने ढंग से अपन उस पर ऑर्डर चला रहे हैं, तो वो क्या करेगा, कार्य छोड़कर दूसरी संस्था में चला जाएगा। इसीलिए कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करें, अच्छा उनके साथ बर्ताव करें ताकि वो व्यवसाय में बने रहें। फिर उसके बाद आता है कर्मचारियों का प्रशिक्षण। यानी कि कर्मचारियों का चयन हो गया, कार्य पर लग गए, कार्य पर बने रहे। अब कर्मचारियों को कार्य करना नहीं आ रहा है तो अपन को क्या करना पड़ता है, समय समय पर उनको प्रशिक्षण देना पड़ता है। प्रशिक्षण का मतलब होता है जिस कर्मचारी को कार्य करना नहीं आता है उसको कार्य करना सिखाया जाता है, प्रशिक्षण कहलाता है। उसके बाद होता है प्रगति मूल्यांकन। अब नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में जिस कर्मचारी को अपन ने नियुक्त किया है उसका क्या प्रगति मूल्यांकन है, अब वो कैसा कार्य कर रहा है, जिससे संस्था की भी कितनी प्रगति हो रही है, उसका मूल्यांकन भी हमें देखना पड़ता है। फिर उसके बाद होता है पदोन्नति। यानी कि कोई कर्मचारी है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, उसको प्रमोशन ही देंगे। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं है, उनको डिमोशन दिया जाता है। तो प्रगति मूल्यांकन अगर अच्छा है तो कर्मचारी की पदोन्नति की जाती है। फिर उसके बाद आता है स्थानांतरण। यानी कि कभी कभी क्या हो जाता है, संस्था को आवश्यकता होती है कि हम कर्मचारियों को दूसरी जगह पर ट्रांसफर करें, या फिर कर्मचारियों की संख्या अधिक हो जाती है तो उनको दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है, तो कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। फिर होता है कार्य से पृथक करना। यानी कि ऐसे कर्मचारी जो कार्य अच्छा नहीं कर रहे हैं उन्हें कार्य से पृथक कर दिया जाता है, या फिर एक सीमा आयु होती है उसके बाद कर्मचारी खुद कार्य करना चाहता नहीं है, उसके कार्य करने की क्षमताएं भी समाप्त हो जाती है, इसीलिए उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ये वही हमारी नियुक्तिकरण की प्रोसेस, यानी मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। फिर उसके बाद कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, फिर उसके बाद उसका चयन किया जाता है, कर्मचारियों को कार्य बताया जाता है कौन सा कार्य उनको करना है, कार्य पर बनाए रखने के लिए तो उनको सुविधाएं दी जाती हैं। उसके बाद उनका प्रशिक्षण किया जाता है। कर्मचारी किसी कार्य को किस प्रकार कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, कार्य अच्छा कर रहा होता है तो पदोन्नति दी जाती है। इसके अलावा अगर उसकी आवश्यकता अन्य विभाग में होती है तो उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है, और अगर कर्मचारी कार्य अच्छा नहीं कर रहा होता है या फिर उसकी क्षमताएं कम हो जाती तो उनको कार्य से पृथक कर दिया जाता है। ये होगी हमारी नियुक्तिकरण की प्रक्रिया। अब अपन देखते हैं भर्ती किसे कहते हैं। अभी अपन ने देखा था नियुक्तिकरण किसे कहते हैं, उसके बाद मानव संसाधन प्रबंधन देखा। अब देखते हैं कि भर्ती क्या होती है। तो भर्ती का मतलब क्या होता है, किसी भी संस्था के अंतर्गत जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है पहले, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, कर्मचारियों को
आवेदन पत्र देकर क्या होता है, जनता आवेदन करती है और उसके बाद उसकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यानी कि भविष्य में हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी उसका अनुमान लगाना और उन आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों को आवेदन देना, उसको हम कहते हैं भर्ती। भर्ती को अपन चयन और नियुक्तिकरण इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि भर्ती अलग होती है और चयन अलग होता है। भर्ती के अंतर्गत हम कर्मचारियों के केवल आवेदन पत्र लेते हैं, जबकि चयन के अंतर्गत उन्हीं कर्मचारियों में से जो योग्य कर्मचारी होते हैं उनका चयन किया जाता है। इसीलिए भर्ती में क्या करती है, भविष्य में हमें जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है उनका अनुमान लगाना और उसके बाद में उनसे आवेदन पत्र प्राप्त करना। अब इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, सबसे पहला होता है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कार्यालय चल रहा है, अब कर्मचारी आवेदन पत्र देने आएंगे तो एक ही स्थान पर दे सकती हैं या अलग अलग काउंटर बना तो वहां दे सकती हैं। तो हमें क्या सूटेबल पड़ेगा कि हमें भी भर्ती ऐसे स्थान से करना चाहिए जहां पर केंद्रीकरण हो, अर्थात एक ही स्थान से हमें भर्ती करना चाहिए और कर्मचारियों से आवेदन पत्र लेना चाहिए। अलग अलग काउंटर होंगे तो कर्मचारी खुद कंफ्यूज होंगे कि हम कहाँ जाकर अपना आवेदन पत्र दें, इसीलिए भर्ती केंद्रीकृत स्थान से ही होनी चाहिए। दूसरा होता है चालू आवश्यकताओं पर ध्यान, यानी कि किसी भी संस्था में वर्तमान में किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है, अर्थात यूँ कहें कि क्रय विभाग में आवश्यकता है, विक्रय विभाग में आवश्यकता है, विज्ञापन के कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो वर्तमान में हमें जिन कर्मचारियों की आवश्यकता होती है उन कर्मचारियों को ध्यान में रखकर ही भर्ती की जाती है। तीसरा होता है आश्वासन का अभाव। अब भर्ती की प्रक्रिया में केवल आवेदन पत्र ही लिए जाते हैं, उनको ये आश्वासन नहीं दिया जाता है कि अरे भाई तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुमको काम पर रखवा देंगे, या फिर तुम अपनी सिफारिश लगा दो, हम तुम्हें काम पर रखवा देंगे। तो भर्ती की प्रक्रिया में ये सारी चीजें नहीं होती है, किसी भी कर्मचारी को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जाता है कार्य से संबंधित। चौथा होता है योग्यता का आधार। जो कर्मचारी योग्य होगा, आवेदन पत्र में जो डिटेल होगी उसके बाद हम उसका इंटरव्यू लेंगे, अगर इंटरव्यू में पास हो जाता है तो हम उसका चयन करेंगे, अर्थात भर्ती की प्रक्रिया में योग्य व्यक्तियों को ही आधार दिया जाता है। अब पांचवा होता है वैज्ञानिक आधार पर चयन। वैज्ञानिक आधार पर चयन का मतलब है जो भी कर्मचारी कार्य करने के लिए आवेदन देता है उससे कार्य कर करवाना, यानी कि कितने समय में कार्य को कर सकता है, कितने समय में नहीं कर सकता है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही और मशीनों से यूज करवा कर देखना, वो होता है वैज्ञानिक आधार। तो यानी कि ये हुई इसकी भर्ती की प्रकृति। इसके बाद अपन देखेंगे कि भर्ती के स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी कि किन किन स्रोतों के माध्यम से भर्ती की जाती है। तो वो हमारे स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत होते हैं और बाहरी स्रोत होते हैं, जिनके बारे में अपन कल की वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।